नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। इस उपन्यास का आज 6वां भाग सुनाऊंगी मैं। आज अभी से पहले आपने सुना, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ओंकार और रूपा की शादी हो चुकी है और रूपा ससुराल जाके अपने घर को संभाल लेती है अच्छे से, और रूपा गर्भवती होती है और घर में चूंकि कोई स्त्री नहीं है तो घर का सारा कार्य रूपा को करना होता है और उस वजह से उसे तकलीफें उसकी आखिरी वक्त में बढ़ती जाती हैं। तो सारे बड़े और सब मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि गुंजा को बुला लिया जाए यहाँ, और चंदन गुंजा को लाने जाता है और गुंजा वहाँ पे अपने माँ बाप की सहमति से, उनके आदेश से चंदन के साथ विदा होती है। विदा होते वक्त वो बैलगाड़ी से विदा होते हैं वो लोग, और गांव की उसकी सखी सहेलियां और उसकी गांव की भाभियां उसे छेड़ती हैं कि क्या तुम ससुराल जा रही हो। अब आगे सुनिए क्या होता है। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पियरौटा के लिए जहां से राह मुड़ती थी वहां से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। लेकिन जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने के कारण मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के टूंड पैरों में चुभते थे, इसीलिए लोग छबरी से ही जाना पसंद करते थे। छबरी मतलब मुख्य रास्ता। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चले, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाए, लेकिन गुंजा के कारण वो विवश हुआ। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर चर करते हुए आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पियरौठा को मुड़ने से पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने के कारण निकल कर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर ओलरी की। चंदन फट कूद गया और गुंजा को बांह से पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई, बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? गुंजा बोली, हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा अच्छा ठीक है चलो, लाओ झोला हमें दे दो। नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार ना हूं मैं, गुंजा ने कहा। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी और कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अंजोरिया उग जाएगी। तो थोड़ी चाल बढ़ा लो, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर वर नहीं लगता। अगर मैं तुमको यहां से छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने हंसते हुए कहा। तो मैं अकेले भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डडार पर बैठी थी। जय सिया राम, हे लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाई, लेकिन गुंजा टस से मस ना हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास जाकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा ठीक है, उठो। अरे पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? गुंजा ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, तब वो उठी और आगे आगे चलने लगी।
सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई कैरल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी में चलने लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए कैरल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। यहाँ पर खेत की खूबसूरती का वर्णन किया गया है कि चांदनी रात है और जो जौ और गेहूं की फसल है वो पकी हुई है। पक जाने के बाद उनका रंग सुनहला हो जाता है और उस पर जब चांदनी पड़ती है तो वो एक अलग ही आभा छिटकती है। और जो खेत है उसमें जो फसल की साइज है वो ऐसी है कि अगर उस पर थाली फिरा दी जाए तो बहुत दूर तक वो एक ही समानांतर एक ही स्पेस में वो जाएगी सीधा, ना ऊपर ना नीचे। और खेतों के बीच बीच में कहीं कहीं बबूल के पेड़ हैं जो पहरेदारों की तरह लगते हैं। गुंजा, चंदन ने आवाज दी। थकन तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या कर लोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठेंगे तो उठने का मन नहीं होगा। ए चंदन, ऐसी उजरिया में बैठने का मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतरकर आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कन्या मतलब दुल्हन, जो नवविवाहिता वधू होती है, जो ससुराल शादी करके जब पहली बार वो ससुराल जाती है तो डोली से उतर के उसके पैर जमीन पे नहीं रखे जाते हैं। वो बांस की बनी हुई उसको डाला, दौरी या कुछ भी कह लीजिए जिसमें सामान रखते हैं, जो स्टोरेज के लिए वो बना होता है उसको दौरी बोलते हैं। उस पर ही पहला कदम वो उसी पर रखती है और वहां से लेकर कोहबर तक का जो रास्ता होता है उनका, वो उस दौरी में ही तय करती हैं। वो ये रस्म होती है। हाँ तो और संग में दुल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो। अरे तो तुम कौन सा पालकी में सवार हो? तो क्या मैं तुम्हारा? हे चंदन, हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में लटका हुआ था। सवारे हुए घने काले बालों के बीच झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं कि मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं। अच्छा तो नाप लो। कहती हुई गुंजा चंदन के बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूं मैं। चलो आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, वहां पानी पिएंगे। वहां से क्षण भर में गांव पहुंच जाएंगे। आगे छुरी के बगल में एक कुआं था और उसके बगल में एक पाकड़ का घना पुराना पेड़ था। धूप के दिनों में राही इसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे पर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में ये सरे कैसी लगती है? चंदन गुंजा के बगल में खड़ा होकर बोला, तुम ही बताओ। जैसे बिहौती कन्या पियरी ओढ़े हुए हो। अच्छा, कन्या बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। पक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो।
दोनों थैले हाथों में ले गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी? जाना तुमने? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी, और वो चुड़ैल मैं हूं। चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तुमने बहाई थी हमारी नाव? तो और का, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे बाप। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छरी की हरी हरी कोमल दूब थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल देखते हुए, कभी सामने कभी दाएं बाएं, कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? तब हर घड़ी फकड़ा की तरह ही बोलते हो। देखो, ठीक से बोलो। अच्छा, हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा? चंदन ने हंस कर पूछा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। अब आपको इस संवाद से आपको दूसरी फिल्म का शीर्षक याद आएगा। हम आपके हैं कौन? मैं पूछती हूं। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा, तुम ही बताओ। अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी जानबूझ के वैसे ही चिढ़ा के बोली, हाँ, तुमसे ही पूछता हूं। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहां कोई आ ही नहीं सकता। यहां कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छवरी के किनारे वो बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन सा आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डर कर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं जाकर गुंजा ने उसे छोड़ा। लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया, वो चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते रात में क्यों आए? जाओ जाओ, घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा! झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबार में भर लिया। आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करती हूँ। अभी आप भारती कुमारी से सुन रहे थे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त। जल्दी ही मिलती हूँ अगले अंक के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।